स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं, MCQ क्वेश्चन के लिए मैंने आपको कई बार बता रखा है कि NCERT बुक को रीड करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी बॉक्स दे रखे हैं उनको रीड करना बहुत ज़रूरी है ना। तो आप लोग ये काम तो भाई ज़रूर करें ताकि आपके MCQ में एक भी मार्क्स ना कटे। वैसे इसमें जो भी क्वेश्चन में आपको 20-25 जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है और इसी के आसपास से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर को हमने कुल मिला के 5 पार्ट में समझा है। 5 पार्ट में पूरे चैप्टर को समझाया है। पूरी तरीके से एनिमेशन के थ्रू आपको पूरा चैप्टर समझाया गया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप चैप्टर की वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा मैंने एक बॉक्स के ऊपर भी अलग से वीडियो बना रखा है, जिसमें जितने भी आपके NCERT बुक में जितने भी बॉक्स दे रखे हैं सारे बॉक्स भी मैंने समझा रखे हैं। तो इन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए। हिस्ट्री का प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट में लगभग 80 के आसपास वीडियो है। आप 12th क्लास 2023-24 बोर्ड में फोड़ना चाहते हो, बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, भाई पूरे प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो है सभी वीडियो को देखें। एंड में आपको पूरे 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर की जो वीडियो है वो भी मिल जानी है, मैप की वीडियो मिल जानी है, आपको बॉक्स की वीडियो मिल जानी है, आपको चैप्टर्स की वीडियो मिल जानी है, MCQ मिल जानी है। सारा कुछ आपको रोशन सा स्टडी पॉइंट पे करवाया जा रहा है। कहीं और जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, तो आप लोग बस रोशन सा स्टडी पॉइंट से जुड़े रहे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दी, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और यार, कम से कम अपने 3 दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, और आगे आप बोले उनको कि वो 3 दोस्त भी आगे 3 दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, ये जो किक मूवी में था शायद ऐसा कुछ, मेरे ख्याल से, है ना। तो उसी चीज़ को मैं करने की कोशिश करना, देखते हैं क्या पता ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ जाए। चलिए, अब हम अपने क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, सब दाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष किले पर सुरक्षित, किले नहीं होगा यहाँ पे, टीले होगा, टीले। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया। टीले पर सुरक्षित रख दिए जाते थे, इन्हें क्या कहा जाता था? मतलब शवदाह यानी कि अंतिम संस्कार के बाद क्या होता था, एक टीला है, ठीक है, उस टीले के ऊपर क्या किया गया, अवशेषों को सुरक्षित रख दिया गया। इस टीले को क्या कहा गया? इसको कहा जाता था चैत्य। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सी दे रखा है चैत्य, वो सही आंसर है। ठीक है, टीला क्या होता है भाई? स्तूप का जो शाब्दिक करते हैं वो मिट्टी का टीला, है ना। स्तूप आपको पता है मिट्टी का टीला होता है, बाकी ये चैत्य। यहाँ पे आपको ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हरिमिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे डैश कहते थे। तो जैसे कि हम अगर स्तूप की संरचना को देखें, तो स्तूप की संरचना को अगर आप देखेंगे तो स्तूप क्या होता था, मिट्टी का टीला, है ना, और इसके ऊपर चौकोर और गोलाकार का संतुलन भी बनाया जाता था। तो जैसे हर्मिका, ये तो छज्जे जैसा ढांचा, यहाँ पे ऊपर छज्जे जैसा ढांचा बनाया जाता था, जिसको हर्मिका बोलते थे। और हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसको क्या बोलते थे, यष्टि बोला जाता था। क्या बोला जाता था? यष्टि। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर आपको क्या लिखना है, यष्टि। वैसे ऑप्शन होगा, MCQ में ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है, लेकिन MCQ अगर क्वेश्चन में आता है तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो हर्मिका से जो मस्तूल निकलता था उसको यष्टि बोलते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अमरावती स्तूप की खोज कब हुई? ठीक है, 1796, 1798, 1818 या फिर 1824। देखिए, अमरावती स्तूप की जो खोज है वो 1796 में की गई थी, एक स्थानीय राजा द्वारा, है ना। उस राजा को मंदिर बनवाना था, तो अचानक से उसको अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले थे 1796 में। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मंदिर के चारों चकोर कमरे को क्या कहा जाता था? जैसे कि आरंभिक मंदिर की संरचना को आप देखेंगे ना, तो आरंभिक मंदिर जो होते थे ना, वो चकोर कमरे के रूप में हुआ करते थे और इसमें एक प्रवेश द्वार भी होता था। ठीक है, इस चकोर कमरे को क्या कहा जाता था? तो इस चकोर कमरे को कहा जाता था गर्भगृह। क्या बोला जाता था? गर्भगृह। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। इसके ऊपर फिर बाद में क्या होता है, ऊंचा ढांचा बनाया जाता है ना, और इसको शिखर बोला जाता है। आसपास कुएं, सभागार वगैरह बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बस एक चकोर कमरे के बारे में बताना था। इसको क्या बोलते हैं? गर्भगृह। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व की 3री सदी में किसके आदेश पर बनवाई गई? ठीक है, सबसे पहले जो कृत्रिम गुफाएं जो बनाई गई थी वो किसके आदेश पर बनवाई गई थी? चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, बिंदुसार, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक के सम्राट अशोक के समय काल में कृत्रिम गुफाएं बनवाई गई थी, सबसे प्राचीन। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था? देखिए, कैलाशनाथ मंदिर
शिव देवता के मंदिर के रूप में जाना जाता है। और मैं बता दूं कि ये जो है ये महाराष्ट्र में मंदिर है, ठीक है। पूरे पहाड़ को काट के बनाया गया था, पूरे पहाड़ को काट के। इसको बनाने वाला जो मतलब व्यक्ति था उसने अपना आश्चर्य ऐसे व्यक्त किया कि हे भगवान, मैंने कैसे बना दिया। उसने पहाड़ को मतलब काटता रहा गुफा के तौर पर मंदिर, मतलब गुफा के अंदर ही बहुत शानदार मंदिर बना दिया उसने, ठीक है। तो इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो 8वीं सदी में किया गया था। राष्ट्रकूट वंश के जो राजा थे, आई थिंक कृष्ण नाम था उनका, कृष्ण फर्स्ट, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। उसके बाद है यूनानी मूर्तिकला से प्रभावित प्रतिमाएं किस हिस्से से मिली थी। मतलब भारत के किस हिस्से से यूनानी मूर्तिकला से प्रभावित जो मूर्तियाँ है वो पाई गई है, ठीक है। तक्षशिला से, पेशावर से, ए और बी दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो है ए और बी दोनों, तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला की बात करूँ तो पाकिस्तान, मतलब ये अभी का जो पाकिस्तान का जो उत्तरी भाग है उसको पहले हम क्या बोलते थे, तक्षशिला बोला करते थे। मतलब तक्षशिला की बात करूँ तो तक्षशिला में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी कुछ एरिया, मतलब दोनों देश का एरिया पड़ता है, ठीक है, पड़ता था। कहने का मतलब ये है प्राचीन समय में। और अभी की अगर हम बात करें तो पेशावर का है, तो पेशावर का लोकेशन भी पाकिस्तान में ही है, ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये दोनों ही जगह से हमें यूनानी मूर्तिकला से प्रभावित प्रतिमाएँ मिली थी, ठीक है। ए और बी दोनों आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 8वें क्वेश्चन का क्या होगा। क्वेश्चन है पौराणिक हिंदू धर्म का उदय कौन सी धारणाओं के साथ हुआ। वैष्णववाद, शैववाद, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में मेरे को बताएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9 समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो देखिए बौद्ध ग्रंथों में कुल मिला के 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान 64 संप्रदायों का उल्लेख किया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है आपका सही उत्तर है। उसके बाद है 10वां क्वेश्चन है संत तथा धार्मिक नेताओं की जीवनी को क्या कहा जाता है। मतलब जो संत है या फिर जो धार्मिक नेता है जिनके बारे में ग्रंथों में लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उनकी जीवनी को क्या बोला जाता है। तो उनकी जीवनी को संत चरित्र बोला जाता है, संत चरित्र, ठीक है। ऑप्शन बी आपका क्या है यहाँ पे सही उत्तर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही, अब आगे के जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। अब जितने भी क्वेश्चन पूछने वाले उसमें से कम 1 या 2 क्वेश्चन और आपसे कमेंट में मैं पूछूंगा। तो 11वां क्वेश्चन है भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। भाई सभी को इसका आंसर मालूम होगा, ठीक है, सिद्धार्थ। इसमें वैसे आंसर दे रखा है, तो चलो एक बार फिर भी देख लेते हैं सारे क्वेश्चन। आंसर इसमें दिया हुआ है तो वैसे पूछने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो रहने देंगे, बस मैं आपको आंसर फटाफट बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद बौद्ध श्रवण कहलाते थे। तो बौद्ध श्रवण जो कि भिक्षा मांग के काम चलाते थे, अपना जीवन यापन करते थे, उनको हम भिक्षु भी बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे क्या है सही उत्तर है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है निम्न महिला बौद्ध संघ की पहली भिक्षुणी बनी थी। तो महाप्रजापति गौतमी जो थी वो बौद्ध संघ की पहली भिक्षुणी बनी थी, है ना। और आनंद के कहने पे, गौतम बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद के कहने पे ही महाप्रजापति गौतमी को बौद्ध संघ में शामिल किया गया था। 15वां क्वेश्चन है भगवान बुद्ध का जन्म स्थल था। तो लुम्बिनी नेपाल में है ना, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो सारनाथ जो है आपका यूपी में है और यहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था। उसके बाद है भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो भाई बोध गया में बट वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है जहाँ बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण मतलब कि जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो ये जो आंसर होगा उसका है कुशीनगर भी किस स्टेट में है, यूपी में है, ठीक है। यहाँ पे उनको निर्माण की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 स्तूप का संस्कृत अर्थ है। तो स्तूप का संस्कृत अर्थ क्या होता है, टीला, है ना। संस्कृत अर्थ क्या है स्तूप का, टीला। उसके बाद है निम्न में से कौन सी संरचना स्तूप से संबंधित नहीं है। अंड, गर्भगृह, हर्मिका, यष्टि। तो आप देखेंगे तो अंड, है ना, अंड यानी कि अंड कौन सा संरचना है, ये जो हमारा स्तूप जो अंडे जैसा है इसको अंड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हर्मिका, यहाँ पे छज्जे जैसा जो ढांचा बना होता है उसको क्या बोला जाता है, हर्मिका बोलते हैं। इसके ऊपर एक मस्तूल सा निकलता है जिसको यष्टि भी अक्सर बोल दिया जाता है। तो ये तीनों तो भाई है। गर्भगृह किसकी संरचना है, मंदिर की। यानी कि यहाँ पे जो पूछा गया है क्वेश्चन को, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संरचना स्तूप से संबंधित नहीं है ना। तो यहाँ पे गर्भगृह आपका सही आंसर होगा क्योंकि ये मंदिर से जुड़ा हुआ संरचना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न स्थान पर स्तूप मिले हैं। सांची, अमरावती, साजी की डेरी, ये तीनों ही जगह से हमारे को स्तूप की संरचनाएं मिली है। तो ये तीनों ही सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही है।
उसके बाद है सबसे विशाल तथा शानदार बौद्ध स्तूप था। देखिए सबसे विशाल और शानदार बौद्ध स्तूप जो था वो अमरावती का था। अमरावती का जो स्तूप है पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, अपने गौरव को खो दिया इसने, ठीक है। उसके बाद है बौद्ध मूर्ति कला में बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक है। मतलब गौतम बुद्ध ने जो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था उसको प्रतीक चिन्ह के माध्यम से दर्शाया गया है। तो कौन सा प्रतीक चिन्ह के माध्यम से दर्शाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका चक्र, है ना, चक्र के माध्यम से दर्शाया जाता है। उसके बाद है सौभाग्य लाने वाली देवी मानी जाती है। मतलब सौभाग्य लाने वाली देवी कौन सी थी? तो गजलक्ष्मी, ठीक है, गजलक्ष्मी, जिनको हम लक्ष्मी देवी भी बोल देते हैं। तो ये आपका सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, बौद्ध धर्म की नई परंपरा मूर्ति पूजा कहलाती है। तो बौद्ध धर्म की जो नई परंपरा है उसको हम महायान बोलते हैं, जो कि मूर्ति के रूप में गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं। और दूसरे वाले जो है वो हीनयान है, ठीक है, जो कि गौतम बुद्ध को इंसान मानते हैं। उसके बाद है निम्न मंदिर 8वीं शताब्दी में एक पूरी पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। तो कौन सा मंदिर था भाई? वो कैलाशनाथ का मंदिर। कैलाशनाथ के मंदिर को पूरा पहाड़ को काट के बनाया गया था। उसके बाद है भारत के उत्तर पश्चिम नगरों में मिली बौद्ध मूर्तियों पर प्रभाव था। मतलब जो उत्तर पश्चिम भाग से जो मिला था, यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान जैसे इलाकों से जो उस समय मिला था प्राचीन काल में, तो वो मूर्तियाँ किस मूर्तिकला से प्रभावित थी? तो वो मूर्तियाँ जो थी वो यूनानी मूर्तिकला से प्रभावित थी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या है? सही उत्तर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको आज की इस वीडियो में करवाया है। बाकी अगले चैप्टर की वीडियो भी बहुत जल्दी डाल दूंगा। पॉलिटिकल साइंस के MCQ क्वेश्चंस को भी डालने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप लोग यार चैनल से जुड़े रहो, एग्जाम तक जुड़े रहोगे, बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। कहीं दूसरे चैनल पे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। बस रोशन शाह स्टडी पॉइंट, रोशन शाह स्टडी पॉइंट, रोशन शाह स्टडी पॉइंट, है ना। आपको हम टॉपर बनाएंगे। टॉपर बनाने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो हम करेंगे। आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, आपको MCQ क्वेश्चन, चैप्टर की वीडियो तो भाई पिछले साल ही मैंने बना दिया था, उन वीडियो को ही देखिए आप, है ना। कुछ चैप्टर रह गए हैं तो भाई उसको मैं दोबारा करवा दूंगा। मतलब पॉलिटिकल साइंस में एक चैप्टर है जो कि करवाना बाकी है, वो मैं करवा दूंगा। सारा आपका सिलेबस हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।